तो भाई आयरेडा के Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं और लिटरली रिजल्ट जो है ना वो धमाकेदार है। और अगर अभी तक आपने इसके रिजल्ट नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, इस वाली वीडियो में आपको पूरे रिजल्ट भी समझाएंगे, साथ में कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे कि यहाँ पर Q4 के रिजल्ट के बाद में किस तरीके से कंपनी की कंडीशन दिखाई देती है और आगे कंपनी में ग्रोथ के क्या क्या चांसेस है और कितना ग्रोथ कंपनी यहाँ पर दिखा सकती है। ठीक है, तो पूरा हम स्टॉक का कंपनी का एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्टॉक की थोड़ी सी हिस्ट्री। तो ये 32 रुपए के भाव पर ये जो ना इसका आईपीओ आया था पिछले साल। ठीक है, अब ये 32 रुपए का भाव अभी हमको देखने को मिल रहा है। अब इसको हम इसके हाई से कंपेयर करें ना तो ये भाई 10 गुना तक कम है। मतलब यहाँ पर ये इशू प्राइस से 10 गुना तक भागा था। मतलब अगर जिसको भी यहाँ पर आईपीओ मिला होगा ना भाई उसको मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पर मिले, 10 गुना के रिटर्न यहाँ पर मिले। अब बेसिक सी बात है भाई, जिसको भी आईपीओ मिला होगा उसको ज्यादातर तो रिटेल कोटा से मिला होगा और रिटेल कोटा से मिलने वाले आदमी को भाई इतना दूर तक होल्ड करना मतलब मुश्किल है। वो भाई प्रॉफिट दे के सटिया जाता है, उसको बेच बाज के निकल जाता है। पर अगर हम बात करें यहाँ पर आईपीओ के बाद में जब लिस्टिंग हुई इसकी 64 रुपीज के करीब, इन बिटवीन ये वन साइडेड रैली दिखाया 310 रुपए तक। तो यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस है कि काफी सारे लोगों ने, काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने जो है यहाँ पर इस वाले स्टॉक में इरेडा में प्रॉफिट बनाए। और यही रीजन है कि काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का ये जो स्टॉक है ना ये फेवरेट है। और जब स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से ये 50% तक गिर चुका है ना तो यहाँ पर लोगों को जानना है कि आगे इसमें क्या हो सकता है, कि आगे हमें यहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं। तो यही सारी चीजें हम इस वीडियो में अभी क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा काम है कंपनी के बारे में जानना। अभी इरेडा के बारे में सबको पता ही होगा पर बेसिक जानकारी होना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है ना, हमको लगता है कि हमें पता है पर ज्यादा अगर पता करें मतलब बेसिक आइडिया पूरा क्लियर हो जाए तो थोड़ा सही रहता है। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले कंपनी का बेसिक आइडिया लेते हैं, कंपनी किस तरीके की है। तो आयरेडा का फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कंपनी के पहले प्रमोटर्स की बात करें, कंपनी का मालिक कौन है तो ये है गवर्नमेंट कंपनी 75% के प्रमोटर होल्डिंग के साथ में आयरेडा एक एनबीएफसी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, अब ये जो एनबीएफसी कंपनीज होती है ना ये एक बैंकिंग कंपनी नहीं होती। ये कंपनी डिपॉजिट तो लेती है, लोन तो देती है, पर यहाँ पर जो है ना ये पूरी बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती। अब आपको पता होगा एनबीएफसी क्या होता है, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस है, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। पर ये एनबीएफसी तो है पर यहाँ पर भी थोड़ा एक डिफरेंस है। ठीक है, अब आयरेडा जो है ना ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, मतलब बाकी एनबीएफसी डिपॉजिट तो लेती है पर इरेडा के केस में जो है ना इरेडा लोगों से डिपॉजिट नहीं लेता। फिर ये लोन कैसे देता है हम वो समझते हैं। सबसे पहले तो जो है इरेडा पहले बैंक से लोन लेगा। ठीक है, ये बैंक से लोन लेगा, ये आएगा भाई आयरेडा के पास में। ठीक है, आयरेडा के पास में ये आया, उसके बाद में ये जो कंपनी को जो है ये लोन प्रोवाइड करते। ठीक है, मतलब पहले तो बैंक से इरेडा लोन लेगा और उसके बाद में ये कंपनी को, मतलब जो भी कंपनी लोन मांगती है उसको देगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या होता है, लोन का सस्ता होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब यहाँ पर एक फैक्टर आता है आरबीआई का रेपो रेट। ठीक है, अब रेपो रेट जितना कम होगा उतना सस्ता लोन मिलेगा और जितना सस्ता लोन मिलेगा उतनी ज्यादा लोन की डिमांड होगी, जितनी ज्यादा लोन की डिमांड होगी उतना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा और इवेंचुअली मार्जिन तो सेम ही होता है। अब रेपो रेट 10 रहे या फिर 6 रहे या फिर 5 रहे या फिर 4 रहे, कंपनी का मार्जिन जो होता है, ये जो ब्रोकर का मार्जिन जो होता है ना बीच वाले आदमी का, वो सेम ही होता है। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा यहाँ पर इनको फायदा होगा। अब देखो इस वाले एंगल को हम आगे एक्सप्लोर करेंगे जब हम सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करेंगे, रेपो रेट कट की बात करेंगे। पर अभी जरूरी है कि भाई हम पहले कंपनी के फंडामेंटल्स देख ले। ठीक है, फाइनली कंपनी का जो है ना Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं तो वहीं से शुरुआत करते हैं। Q4 ने किस तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर इंपैक्ट किया है। कंपनी के सेल्स की बात करें तो ये है भाई 1904 करोड़ की। अब सेल्स में तुम देखोगे ना तो यहाँ पर एक लीनियर ग्रोथ देखने को मिली है। देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 37% की ग्रोथ देखने को मिली है, पर वहीं पर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी देखें तो अच्छी खासी सिग्निफिकेंट हमको ग्रोथ देखने को मिली है। अभी हम देखते हैं कंपनी के फाइनेंसिंग प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि भाई 630 करोड़ रुपए। ठीक है, अभी यहाँ पर हम समझते हैं कि किस तरीके से ग्रोथ देखने को मिली है, इसलिए हम मार्जिन को समझेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो ये 33% का, और यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर के कंपेयर में मतलब लास्ट क्वार्टर से तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। और ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली है, अभी के टाइम पर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़िया यहाँ पर अच्छे तरीके से स्टैंड कर रहे हैं। अब कंपनी का देखते हैं हम अभी नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर है 502 करोड़ का। अभी कंपनी के अदर इनकम जो है ना वो भाई 11 करोड़ की आई है और यहाँ पर एक डेप्रिसिएशन लगा है 11 करोड़ का। तो ये एक दूसरे को यहाँ पर इन्होंने बैलेंस किया और इस तरीके से 502 यहाँ पर करोड़ का हमको नेट प्रॉफिट देखने को मिला है।
और ऐसे कंपनीज में क्या होता है, सबसे मेन चीज जो होती है ना वो भाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीएस। एनपीएस का मतलब होता है डिफॉल्ट करना। मतलब मैं किसी को लोन देता हूँ तो अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया तो वो मेरे एनपीए में काउंट होगा, ठीक है। तो इसके एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में भी अच्छा खासा हमको सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली। अभी यहाँ पर ही दिखा नहीं रहे, पर हमें अच्छा खासा ग्रोथ ग्रॉस एनपीए में देखने को मिला है आयरेडा के। तो फाइनली हम कंपनी के कुछ रेशियोज देखते हैं जिससे हमको क्लैरिटी मिलेगी कंपनी के फंडामेंटल कंडीशन के ऊपर, ठीक है। तो अभी के टाइम पर मार्केट कैप की बात करें तो 44,000 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पी रेशियो भाई 26 का है और ओवर द टाइम हमको पी रेशियो में ड्रॉप देखने को मिला है। हम यहाँ पर पी रेशियो का ओवर द ईयर्स चार्ट भी देखेंगे, मतलब ओवर द मंथ्स का, ठीक है। कंपनी की बुक वैल्यू 38 रुपीज की है। उसके बाद में हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड, यहाँ पर कंपनी की कुछ भी नहीं है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 9.5% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 18% का। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें ना तो ये ओवर द टाइम इंप्रूव ही हुआ है, काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर इंप्रूवमेंट हमको आरओई में देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर तुम देखो डेट टू इक्विटी रेशियो 6 का, ठीक है। अब तुम ये 6 का डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे ना तो तुमको लगेगा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही बेकार है। बढ़िया डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, 1 का, 1 या फिर 1 से कम का जो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है ना वो बढ़िया माना जाता है। यहाँ पर तो 6 का 6 गुना हो गया। पर तुमको एक बात ध्यान में रखना है, जो भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी कंपनी होती है ना उनका डेट टू इक्विटी रेशियो जनरली हाई होता है। अब यही बात समझाने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी मतलब ये बैंक से लोन लेगी और वही पैसा जो है वो आगे लेंड करेगी, ठीक है। तो ऐसे में बैंक से लोन लेना तो मैंडेटरी है और कंपनी के ऊपर लोन भी रहेगा, डेट भी रहेगा, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो जनरली हाई रहेगा। तो ये कोई बड़ा कंसर्न है नहीं, ठीक है। बाकी हम नीचे देखते हैं यहाँ पर पीईजी रेशियो, ठीक है। अब पीईजी रेशियो 1 से कम रहा तो बढ़िया है। अब जब यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे ना, बाकी इसके कंपटीटर्स के साथ में कंपेयर करेंगे, तब हम यहाँ पर पीईजी रेशियो को यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं कंपनी का वैल्यूएशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पी रेशियो। अब यहाँ पर एक टाइम पर कंपनी का जो पी रेशियो था ना भाई वो जा चुका था लगभग 55 के करीब, 55 के करीब इसका पी रेशियो था। उसके बाद में हमको यहाँ पर सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला है क्योंकि कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो भाई 50% क्रैश हुआ है और उसी तरीके से यहाँ पर हमको 50% क्रैश इसके पी रेशियो में देखने को मिल रहा है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसका मीडियन पी क्या है, 35 का, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे मीडियन पी 35 का है और मीडियन पी से हमको काफी ज्यादा नीचे यहाँ पर पी रेशियो देखने को मिल रहा है। अब पी रेशियो की एक टेंडेंसी होती है कि अपने मीडियन के पास में जाएगा, ठीक है। ज्यादा दूर वो जा नहीं सकता, ठीक है। मीडियन के पास में ही पी रेशियो जाता है, इतने ऊपर से पी रेशियो मीडियन के नीचे आया तो ये अपने मीडियन को पकड़ने की कोशिश करेगा। इसलिए हमको यहाँ पर एक बुलिश सेंटीमेंट स्टॉक में देखने को मिल रहा है और स्टॉक भी वैसे भी बुलिश ही है, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी यहाँ पर पी रेशियो का एनालिसिस, जो कि हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। मतलब कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा खासा सप्रेस हुआ है और कंपनी अपने अच्छे अभी सेंटीमेंट में हमको दिखाई दे रही है। बाकी कंपनी के कंपटीटर्स की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट कंपटीशन में जनरली क्या है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, आरईसी है, आईएफसीआई है और यहाँ पर बाकी सबको देख लें तो ये आईआरएफसी ये भी फाइनेंसिंग कंपनी है, पर ये भाई रेलवेज को फाइनेंस करती है तो हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं आगे इन कंपनीज के बीच में हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं वैल्यूएशन का, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर पी रेशियो का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर इसका 6 के करीब, ठीक है। मतलब काफी कम पी रेशियो है, जितना कम उतना अच्छा हमने पढ़ा है। उसके बाद में हम देखते हैं आरईसी का ये तो 7 है मात्र। उसके बाद में हम देखते हैं आईएफसीआई का ये 97 है, मतलब इसको हम ओवर वैल्यूड कैटेगरी में डालते हैं अभी के लिए, क्योंकि हमको आईएफसीआई का डेटा नहीं पता, हमको पता है मात्र आयरेडा का, ठीक है। तो इन दो कंपनी से हम कंपेयर करें तो हमको यहाँ पर कई गुना पी रेशियो देखने को मिल रहा है। पर मैंने आपको हर बार समझाया, अगर मेरे को पहले से आप देखते आ रहे हो तो पी रेशियो क्या होता है, डिपेंड करता है। पी रेशियो जिस उस कंपनी का ज्यादा रहेगा जिस कंपनी की ग्रोथ ज्यादा है। मतलब हमको क्या देखना पड़ेगा, पीजी रेशियो देखना पड़ेगा। देखो पी रेशियो ऊपर आता है, पीजी रेशियो में नीचे आती ग्रोथ, ये होता है पेग रेशियो, पेग पीजी रेशियो। अब इसमें पी रेशियो अगर बढ़ रहा है तो ग्रोथ भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। और अगर ग्रोथ बढ़ रही है तो पीजी रेशियो कम आएगा, ठीक है। और पी रेशियो बढ़ रहा है और ग्रोथ कम हो रही है तो पीजी रेशियो बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में पीजी रेशियो जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। अब 0.5 का हमारा पीजी रेशियो देखने को मिल रहा है, मैंने आपको पहले ही दिखाया था आयरेडा के केस में। मतलब जो कंपनी की ग्रोथ है ना, जो कंपनी का पी रेशियो है उसको जो ग्रोथ है वो जस्टिफाई कर रही है। मतलब ये जो कंपनी के वैल्यूएशन है अभी ठीक है, मतलब हम इसको ओवर वैल्यूड नहीं बोल सकते। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताया था रेपो रेट के बारे में कि रेपो रेट जितना ज्यादा कम रहेगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है बैंक्स का वो कम रहेगा।
इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो लोन सस्ते हो जाएंगे, लोन सस्ते हो जाएंगे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी वॉल्यूम बढ़ेगा, और ऐसे में पूरा का पूरा फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा। अब रेपो रेट कट कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। रेपो रेट कट तब होगा जब हमारी कंट्री की इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगी। अभी कुछ ही टाइम के पहले 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट कट हुआ था। 25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25% से रेपो रेट हमको कट देखने को मिला था। आरबीआई ने रेपो रेट कट किया था। इससे क्या होगा, जितना ज्यादा रेपो रेट कट होगा उतना ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब रेपो रेट कट तब होगा जब हमारी जो इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन कम होगी। ठीक है, इन्फ्लेशन अगर कम हो जाएगी तो यहाँ पर आरबीआई को विंडो मिल जाती है कि वो रेपो रेट को कट करे। अभी इन्फ्लेशन का डेटा हमको देखना जरूरी है। अभी पिछले कल ही यहाँ पर जो है ना हमारे सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा है, और सीपीआई इन्फ्लेशन 3.34% की रही है। अभी इंडिया की एवरेज इन्फ्लेशन जो है ना वो भाई 6% के करीब मानी जाती है, पर इस वाले साल में हमको यहाँ पर 3.34% की यहाँ पर सीपीआई इन्फ्लेशन देखने को मिली है, और ये पिछले 6 साल से लो है। मतलब भाई 2019 से कंपेयर करें ना तो आज तक की इन्फ्लेशन में सबसे ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला है। मतलब सबसे लो लेवल पर हमको इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। और अगर कुछ क्वार्टर तक ये सीपीआई इन्फ्लेशन इसी तरीके से कंटिन्यू करती है, 3-4% की रहती है, तो हमको एक बड़ा 50 बेसिस पॉइंट या फिर 100 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट में कट देखने को मिल सकता है। और जब भी ये इन्फ्लेशन गिरती जाएगी ना तो ऐसे फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए ये पॉजिटिव माना जाता है, और मार्केट उसको फैक्टर इन करता है, और ऐसे कंपनीज को जो फाइनेंशियल सेक्टर में काफी ज्यादा काम करती है उनको कंपनी वैल्यूएशन भी देती है। बाकी उम्मीद करूंगा कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। बाकी अगर नहीं आई या फिर कुछ डाउट है ना तो आप कमेंट में जाओ, पूछो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। अभी कमेंट करो। बाकी हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है वेल्दी फाइट के नाम से, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर हमारे 2 लाख के ऊपर फॉलोवर है। क्विक अपडेट्स आपको मिल जाती है स्टोरी और रील के माध्यम से, तो वहां पर भी फॉलो करना थोड़ा जरूरी है। बाकी ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए, मार्केट एनालिसिस के लिए, आईपीओस के लिए और स्टॉक एनालिसिस के लिए वेल्दी फाइट को फॉलो कर लेना। बाकी एक बात ध्यान में रखना कि भाई मैं कोई बाय सेल की टिप नहीं देता, बस हम यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर काम करेंगे, टेक्निकल्स भी नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है सेबी ने यहाँ पर इसको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। बाकी मिलते हैं अगले नए वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, साथ बने रहो और सीखते रहेंगे। बाय बाय।